हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 1 2024 की नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में हम जानेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनडीए पढ़ने के लिए, यानी एनडीए में जाने के लिए, एनडीए के एग्ज़ाम लिखने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका एज लिमिट क्या रहना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है, वो भी जानेंगे। कितने फीस इस फॉर्म को भरने के लिए, इसका सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ है। सिंस वी आर बेस्ड एट नासिक, सो मैं एग्जामिनेशन सेंटर जो भी होगा मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नासिक। एंड आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे भी हमारे चैनल को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, मुझे फेसबुक पेज में देखते हैं सारे, तो इसलिए मैं उस आधार पर बताऊंगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को अफसर बनना है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो अभी क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। और जो करेंटली 12 अपेयरिंग है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12 अपेयरिंग बच्चों के लिए। और बाकी जो 11th में अभी पढ़ रहे हैं, 10th पे पढ़ रहे हैं, और कोई भी लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। ठीक है, ताकि आप पहले से सचेत रहे, ताकि इसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन की टाइमलाइंस या नोटिफिकेशन की ओवरव्यू। जैसे ये जो नोटिफिकेशन, मैं स्लाइटली लेट हूँ, ठीक है। दिस नोटिफिकेशन वाज नोटिफाइड ऑन 20/12/2023, 20 तारीख को आ चुकी थी। ठीक है, सो लास्ट डेट ध्यान रखना, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन 09/01/2024। हो सकता है इस वीडियो में कोई ग्रेजुएशन के बच्चे भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसका वीडियो का जो लिंक है, मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल बताया था उसका भी, तो आप नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये आपका टाइमलाइन है और फॉर्म कहाँ भरना है आपका, upsc.gov.in, और या दूसरा और एक वेबसाइट है upsc.online.nic.in। ठीक है, उसमें भी आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये अलग बात है। सो हाउ टू अप्लाई अपन देखते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई में आपका है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन दिस वेबसाइट। ठीक है, यही आपका वेबसाइट रहेगा www.upsconline.nic.in। ठीक है, सो इसी लिंक पर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता है, तो इधर उधर की वेबसाइट में आपको करना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको फॉर्म भरना है, सिर्फ यही आपका प्रॉपर एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो और कुछ आया है, देखो अभी आप लोगों के लिए OTR सिस्टम कराया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें कई सारे फायदा है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसीलिए आपकी फ्यूचर को देखते हुए आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म क्योंकि एक बार OTR सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप बदल सकते हैं पूरा ज़िंदगी भर में, नहीं तो उसका बाद आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, जो भी भरेगा आपका गलत ही भरा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस OTR के वजह से आपको कई सारे प्रॉब्लम होना पड़ेगा बाद में, कि कई एड्रेस पे गड़बड़ी करते हो, कोई एज पे गड़बड़ी करते हो, कोई कई स्पेलिंग में गड़बड़ी करते हो। तो इसीलिए जब भी OTR कर रहे हो आप, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, केयरफुली करना है। और हमेशा आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रेफरेंस लेना है, क्लास 10th की डॉक्यूमेंट, क्लास 10th की जो मार्कशीट है ना, आपका मम्मी का नाम, आपका पापा के नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम जैसे थे वैसे उसी तरह के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये OTR के बारे में है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, और ये OTR है। ठीक है, तो OTR तो हमें इतना ज़्यादा जानना नहीं है। तो उसका बाद आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, OTR के दौरान कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव डिटेल्स ऑफ एक फोटो ID कार्ड, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल फोटो ID। ठीक है, ये एप्लीकेशन के दौरान, मतलब OTR करते हो आप किसी भी एक का रेफरेंस दे सकते हो आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन आपका कब है, इट इज ऑन 9th। ओके, आपका एप्लीकेशन डेट कब है, 9 जनवरी 6 बजे तक। तो ध्यान रखना, कई बच्चों का
ये गलती हो सकता है कि 6 बजे बोले, ठीक है, सॉरी 9 तारीख को हम रात को 12 बजे करेंगे या 11 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम भी ध्यान रखना है, इट इज़ 6 PM, ठीक है। कई बार गलती होता है, हम 9 तारीख सोच के रात को 11 बजे करेंगे, ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होते हैं, ठीक है। यूपीएससी के ज़्यादातर एग्जामों में तो होता ही है नेगेटिव मार्किंग, मैंने जितने एग्ज़ाम देखा है और दिया भी है सब में नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/3 होता है, ठीक है। जैसे आपका हमारा गेट में 2 सब्जेक्ट आपको लिखना होता है, एक गेट होता है एंड दूसरा आपका मैथ होता है ना। तो मैथ आपका 2.5 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, ओके। और गेट आपका होता है 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। सो ये बात ध्यान रखना। तो जो भी आपका निगेटिव मार्क्स होगा इसका 1/3 होगा, ठीक है। सो इसका 1.33 और इसका 0.833 समथिंग लाइक दिस, ओके। सो ये बात ध्यान रखना, ओके। तो ये है, ये अभी अपने लिए ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आप कि जो ऑनलाइन जो आपकी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में OMR सीट होगा, ठीक है। और OMR सीट जब फिलिंग करते हो आप, OMR सीट फिलिंग करते दौरान आपको हमेशा ध्यान रखना यही पेन चलेगा, सो अलग पेन लेके मत जाइएगा, दैट इज ब्लैक बॉल पेन ही चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी MCQ है, MCQ और 4 ऑप्शन में से आपको एक ही गोल करना है, ठीक है। 4 राउंड में से 4 ऑप्शन में से आपको एक ही राउंड करना है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट ये फोन्स बैन है, एग्जामिनेशन में आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो एन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, सो आप जो एग्ज़ाम है ये NDA की एग्ज़ाम है, कब शुरू होगा आपका, यानी 21 अप्रैल को है आपका NDA 1 2024 के एग्ज़ाम, ये डेट आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये कौन से कोर्स के लिए है, अगर आप NDA में जा रहे हो फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग्स ऑफ NDA, ठीक है। आर्मी नेवी और एयरफोर्स विंग के लिए कौन से कोर्स होगा आपका 153rd कोर्स नंबर है, ठीक है, ये कोर्स नंबर है। और जो बच्चे नेवल एकेडमी में जाएंगे तो उनका है 115 नंबर कोर्स, ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, इट इज़ इन केरला, ओके। तो उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं जाएंगे। तो अब सीट्स के बारे में देखते हैं, कितना सारे सीट्स आया हुआ है, तो अच्छे देखेंगे कि, ओके। तो ये ध्यान रखना, देखिए NDA के थ्रू से, ये भी ध्यान रखना NDA के थ्रू से आपका, यानी आप NDA में भी पढ़ सकते हो और इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एजिमाला में कम बच्चे होते हैं लेकिन NDA में ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी ये NDA करगवासला पूना में, ठीक है। एंड इंडियन नेवल एकेडमी इट इज़ इन एजिमाला केरला, ओके, EZHIMALA एजिमाला, ठीक है। तो इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में 208 सीट्स है, ठीक है, फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के लिए आपका कितने सीट्स है, 208 सीट, उसमें से 10 सीट्स रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट। तो आपको पता होना चाहिए पहले ये फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे NDA के लिए, ठीक है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तब से फीमेल कैंडिडेट भी अलाउ हो गया, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए रिजर्व रहते हैं। सो आउट ऑफ 208 सीट आपका 10 सीट फीमेल के लिए है। उसके बाद 42 इंक्लूडिंग 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये इंडियन नेवी के लिए आपका 42 वैकेंसीज आई है और 12 आपका रिजर्व फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, ओके, वीमेन कैंडिडेट। देन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच दैट इज 92 और 2 सीट्स आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड ग्राउंड ड्यूटीज में 18 वैकेंसीज है, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटीज मतलब जो नीचे में रहेंगे, ठीक है। सो उसमें भी 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एंड ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल, ठीक है, उसमें 10 वैकेंसीज है इंक्लूडिंग 2 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन इंडियन नेवल एकेडमी 30 सीटें हैं, इसमें से भी आपका 9 सीट कितने होंगे, फीमेल कैंडिडेट होंगे, ठीक है। सो आई होप ये पूरा आपका मैथमेटिक्स समझ आया होगा। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वैकेंसीज आप कह सकते हो, ठीक है।
इट इज़ ए गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। सो टोटल आपका कितने सीट्स है, 400 सीट्स है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छी बात है, इतना सारा सीट्स है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट्स को भी अभी चांस मिल रहा है। ओके गाइस, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने कहा था एग्जाम सेंटर के बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। सिंस आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोस्त आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो त्रिपुरा से है दे कैन गो टू अगरतला फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। देन उसके बाद जो मिजोरम से है दे कैन गो टू देयर कैपिटल सिटी आइजल, एंड दोस आर फ्रॉम मणिपुर दे कैन गो टू इम्फाल, ओके। एंड दोस आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश दे कैन गो टू ईटानगर। और किसी किसी का अरुणाचल के बच्चे जो ईस्टर्न अरुणाचल से है तो उनका जोरहाट ज़्यादा पास पड़ेगा, ठीक है। जोरहाट इज ऑल्सो ए सेंटर। देन और महाराष्ट्र जो हम नासिक में है, तो हमारा बच्चा के लिए बेसिकली अपन चूज़ करेंगे या तो औरंगाबाद या मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, ओके। सो ये देखेंगे कहाँ कहाँ सेलेक्ट करना है जैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बच्चों के लिए। देन जोरहाट, जोरहाट जैसे अरुणाचल की जो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए जोरहाट पास पड़ेगा, ठीक है। और जो मेघालय से है वो शिलोंग में जा सकते हैं, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल से एक है सिलीगुड़ी, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, जो लोअर असम में है, ठीक है, लोअर असम में है, तो है वेस्ट बंगाल में ये जगह, ठीक है, वो उधर जा सकते हैं, ठीक है। देन नागालैंड वाले आप कोहिमा जा सकते हो। देन ठाणे, दो आर फ्रॉम नासिक, हमारे बच्चे हम ठाणे में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी सेंटर अपना है, देखो दो आर फ्रॉम आसाम, ठीक है, दिसपुर, आसाम वाले दिसपुर जा सकते हैं। और सिक्किम वाले आप गैंगटॉक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुंबई सेंटर है, नागपुर सेंटर, नवी मुंबई। इसका मतलब पूरा ओवरऑल जो मुंबई है ना उस सॉरी, ओवरऑल जो मुंबई है उसमें आपका 3 सेंटर है, ठीक है। कौन कौन सा है, आपका एक मुंबई है, नेवी मुंबई है, एंड उसके बाद ऊपर में आपका रह गया था थाने, ठीक है। तो तीनों सेंटर आपका मुंबई कह सकते हो, सारे मुंबई के अंदर में आता है, ठीक है। नवी मुंबई इज अ न्यू मुंबई, एंड थाने आपका पहले से है जो कि एकदम मुंबई से ही लगा हुआ है कि नहीं। तो तीनों सेंटर आपका एक पास पास है, ओके जी, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी देखिए, आपको कहाँ कहाँ से होना चाहिए। पहला चीज़ तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और कुछ जो गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली सिटीजन होता है, ठीक है, नेपाल के सिटीजन भी हो सकता है, या कुछ जो लोग हैं जो माइग्रेट किए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक आपका केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे एंड इथियोपिया और वियतनाम। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो परमानेंट इंटेंशन था कि हमें इंडिया में ही सेटल होना है, तो वो लोग एलिजिबल होता है। पर उनके लिए एक कंडीशन है कि उनको एक गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। पर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल नॉट हाउएवर बी नेसेसरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु आर गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। जो नेपाली भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडियन नेपाली के बारे में हम बात नहीं कर रहे, दिस आर द नेपाली फ्रॉम ओरिजिनल नेपाल, ओके ओके। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन नेपाली सिटीजन, ओके। सो एज लिमिट सबसे मेन चीज है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको इसी अंडर में आना चाहिए, इसी बैंड में, यानी 2 जुलाई से आपका 2008 के बीच में होना चाहिए, 2 जुलाई 2005 टू 1 जुलाई 2008। अगर इसी का अंदर में है आपका डेट ऑफ बर्थ की रेंज, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए और एक कंडीशन क्या है, तब आपको या तो 12th पास होना चाहिए, अगर आप मेरे मैसेज को अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको 12th पास होना चाहिए, या 12th अपियरिंग होना चाहिए, ठीक है, या तो 12th अपियरिंग होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है जरूर, ठीक है। तो ये एक हो गया, ओके। कुछ बात मैंने बताना भूल गया था, इसमें बता देता हूँ एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है। वैसे मैं आगे बताने वाला हूँ तभी भी,
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी ना इसमें, तो ये ध्यान रखना गाइस, आर्मी की एलिजिबिलिटी आपको सिर्फ 12 पास चाहिए या 12 अपेयरिंग चाहिए। आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का एलिजिबिलिटी अलग है और आपका नेवल एकेडमी का, दोनों का सेम सेम है लगभग, ठीक है। सो आगे हम इसका बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ओके, पूरा भाग गया, ठीक है जी। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ की रेंज बता दिया अभी। देन वैलिड एक्टिविटीज, ओ जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं आपकी ईमेल वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जो आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। देन अब बात आती है, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मैं समझता हूँ ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक एज और एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपको किसी भी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो देखिए इंडियन आर्मी के लिए आपको 12 क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एजुकेशन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और ए यूनिवर्सिटी। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको सिर्फ 11th और 12th अपेयरिंग या पास होना चाहिए और कोई भी उसका इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट मान्यता देता हो, ठीक है। देन देखो एयरफोर्स के लिए क्या है, व्हाट इज फॉर एयरफोर्स। एयरफोर्स के लिए आपका है फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए 12 क्लास पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी पीसीएम आपको ज़रूरी है, ठीक है, तब आपको एलिजिबल हो सकता है इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन उसका बाद व्हाट इज देयर अगेन, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, नोट कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी जो कैंडिडेट आपका 11वीं कक्षा में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, साफ साफ यहाँ नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली आप बता देता हूँ कि लोएस्ट हाइट कितना हो सकता है, ठीक है। स्पेशली जो ट्राइबल, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ट्राइबल पीपल होते हैं तो उनके लिए काफ़ी कम हाइट जरूरी होता है, ठीक है। 5 फीट से भी कम हाइट भी एलिजिबल हो सकते हैं आप इंडियन आर्मी ऑफिसर में, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कैंडिडेट विथड्रॉन और डिसिप्लिनरी, देखिए कोई कैंडिडेट हो सकता है वो एसएससी जीडी में गया हो, ठीक है, 10 पास के साथ, लेकिन वो क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी किया, वहां से भाग के चला आया, तो ऐसे कैंडिडेट कभी भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कोई भी किसी भी एकेडमी से अगर बाहर आया हो एलिजिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ओके। देन उसका बाद आई थिंक लगभग हो ही गया अपना, तो विल सी द सिलेबस, ओके। सिलेबस के बाद देन हो ही गया लगभग, ओके। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा इसके बारे में। तो ये सारा चीज़ें आप और पढ़ भी सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो इन डिटेल, पूरा आपका टोटल आई थिंक 117 पेजेस है, एक एक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। देर इज नो इशू, हाँ। तो दिस वन अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 पेपर लिखना होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आपको 2 पेपर लिखना होता है सेम डे में, ओके। एक आपका होता है मैथ, जो आपका 300 मार्क्स की होंगे, देन गेट आपका होता है 600 मार्क्स के। तो टोटल आपका रिटर्न में 900 मार्क्स होते जो यहाँ देख पा रहे होंगे। मैथमेटिक्स आपका कोड 01 300 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी आपका 600 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, सब टोटल आपके रिटर्न होता है 900 मार्क्स। ये भी जाने कि ये आपका रिटर्न है, जो दोनों पेपर सुबह शाम हो रहा है ये आपका रिटर्न पेपर है, लेकिन उसके बाद आपका इंटरव्यू जो कि एसएसबी होता है, दो लगभग रिजल्ट के 2-2.5 महीने के बाद, ठीक है, एसएसबी, दिस इज ऑल्सो 900 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर होता है ये 1800 मार्क्स के होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 1800 मार्क्स होगा, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखना है।
ठीक है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री, उसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ये पूरा एकदम डिट्टो टू द पॉइंट। ठीक है। इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड अलजेब्रा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका टोटल सिलेबस है। ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है पार्ट ए, इंग्लिश का है, ये सारे सिलेबस है इंग्लिश का। ठीक है। द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश इज, इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ द वर्ड्स। द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट लाइक, देखो इंग्लिश ग्रामर आना है आपका, uses of vocabulary, comprehension, cohesion in extended text to test the candidate proficiency in English। ठीक है। सो इंग्लिश का सिलेबस ये है। एक्चुअली ये इंग्लिश इन डेप्थ सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस कह सकते हो, सिंस ये 200 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है। आउट ऑफ 600 मार्क्स अकेला इंग्लिश आपका 200 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है। देन उसका बाद जनरल नॉलेज। ठीक है। जैसे जनरल नॉलेज में अपना आता है फिजिक्स। ठीक है। ये टोटल फिजिक्स का सिलेबस है, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, जो साइंस में पढ़ रहे हैं आपको पता लग जाएगा। देन ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, काफ़ी आसान सिलेबस है। ठीक है। जो सिलेबस आपने पढ़े ना 8, 9, 10, क्योंकि खुद मुझे, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे पूरा प्रॉपर जानकारी है इसके बारे में। ठीक है। काफ़ी आसान सिलेबस है। ये जो सिलेबस है इंटरमीडिएट बिटवीन आपका क्लास 9 to 12। ठीक है। जो सिलेबस है कुछ कुछ चीज़ें, वैसे हमें 9, 10, 11, 12 की बुक्स पढ़ना नहीं है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है। ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आराम से आपको पता लग जाएगा वहाँ से। ठीक है। तो वही सिलेबस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्या है आपका, जो बंदूक की पाउडर है ना, गन पाउडर, पेन, सेफ्टी मैचेस, ये आपका एक्स्ट्रा सिलेबस होता है आउट ऑफ द टेक्स्ट सिलेबस। ठीक है ना, हमारे टेक्स्ट के अलावा ये। देन उसका बाद आपका आता है सेक्शन डी, हिस्ट्री। ओके। सेक्शन डी आपका क्या होता है, हिस्ट्री। देन उसका बाद आपका सेक्शन ई आपका होता है जियोग्राफी। देन आपका सेक्शन एफ आपका होता है करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, और आप ये भी ध्यान रखना कि उसका मार्क्स की वेटेज कैसे कैसे है। ठीक है। तो नोट करना, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है। तो 25%, 15%, 10%, 20%, 20%, 10% रेस्पेक्टिवली, ये सब्जेक्ट के आपका वेटेज है। ठीक है। सो आई होप आई थिंक इतना जानकारी काफ़ी है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है। फॉर ये फॉर्म फिलिंग इतना एग्जामिनेशन। अगर कोई भी उसके अलावा और आपका क्वेरी रहता है, डाउट रहता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आई विल श्योरली आंसर। ठीक है। हो सकता है यहाँ से जितने बातें मैंने कहा वो भी नहीं समझ आया होगा, कुछ कुछ चीज़ें, और हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिसिंग कर दिया होगा। अगर आपको तभी भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, जय हिंद।